हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन, माय नेम इज़ हसीना और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारा चैप्टर नंबर 4 जो कि है इंस्पेक्शन इंक्वायरी यानी इन्वेस्टिगेशन। तो सेक्शन 206 कहता है कि आरओसी के पास पावर होती है कि वो रिटर्न नोटिस सर्व करके कंपनी से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो मांग सकती है। ड्यूटी ऑफ द कंपनी यानी द ऑफिसर, इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी यानी द ऑफिसर टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट टू द आरओसी। ये कंपनी की और ऑफिसर की ड्यूटीज़ होती है कि आरओसी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मांगे तो वो उनको फर्निश करें। अब नीचे वाला पॉइंट कहता है कि अगर कोई पर्सन जो कंपनी छोड़ के चला गया है, आरओसी उससे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते, क्या आरओसी उससे कर सकती है? आंसर इज यस। वो पर्सन लाइबल होगा आरओसी को आंसर देने के लिए। उसके बाद कहा गया है इफ़ आरओसी इज सेटिस्फाइड दैट द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज कैरी ऑन फॉर द फ्रॉडुलेंट पर्पस। अगर आरओसी को ऐसा लगता है कि कंपनी का बिजनेस जो है वो फ्रॉडुलेंट तरीके से हो रहा है और इन्वेस्टर का जो ग्रीवियंस है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इस केस में आरओसी जो है कॉल ऑन द कंपनी टू फर्दर रिटर्न एक्सप्लेनेशन एंड कैरी आउट द इंक्वायरी। तो आरओसी क्या कर सकती है? कंपनी से एक्सप्लेनेशन मांग सकती है और इंक्वायरी करने के लिए बोल सकती है। उसके बाद इंस्पेक्शन ऑफ ए बुक, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट इंस्पेक्ट कर सकती है कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को किसी इंस्पेक्टर के द्वारा या फिर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के द्वारा। उसके बाद क्या है कि ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर एंड एम्प्लॉय, जब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होगा ऑफिसर और एम्प्लॉय की क्या ड्यूटीज़ होती है? उनकी ड्यूटीज़ होती है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एवरी ऑफिसर एंड द एम्प्लॉय टू प्रोवाइड सच इन्फॉर्मेशन एंड रेंडर ऑल द रिक्वायर्ड असिस्टेंट। उसके बाद पावर ऑफ ए आरओसी एंड इंस्पेक्टर, आरओसी और इसके इंस्पेक्टर की पावर होती है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कॉपी कर सकता है और प्लेस ए आइडेंटिफिएबल मार्क। उनके पास पावर होता है बुक्स का इंस्पेक्शन करने का, समराइजिंग का एंड डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन का। उसके बाद रिपोर्ट ऑन इंस्पेक्शन की रिपोर्ट, आरओसी और इंस्पेक्टर जो है वो इंस्पेक्शन करने के बाद इंस्पेक्शन की जो रिपोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है और वो उस रिपोर्ट में रिकमेंडेशन लगा सकते हैं कि रिकमेंडेशन फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स, कि आप फर्दर इस पर इन्वेस्टिगेशन करो। उसके बाद हम चलते हैं इस पॉइंट पे, सर्च यानी सीजर। सर्च सीजर में कहा गया है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट आरओसी और इंस्पेक्टर को अगर लगता है रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट द बुक्स एंड पेपर ऑफ द कंपनी आर लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड या फिर म्यूटिलेटेड, अल्टर और ए फॉल्स और ए सीक्रेट, तो इस केस में वो स्पेशल कोर्ट से अप्रूवल लेने के बाद उस कंपनी के बुक्स और अकाउंट्स को क्या कर सकते, सीज कर सकते हैं और उस बुक्स को जो है वो रिटर्न करना पड़ेगा आरओसी और इंस्पेक्टर को 180 दिन के बाद, सीजर के 180 दिन के बाद, और फर्दर उन लोगों को 180 दिन का मिल सकता है, उनका रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद हम चलते हैं टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सेक्शन 110 कहता है कि इसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। सेक्शन 212 कहता है इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एसओआईओ को कहता है कि आप इन्वेस्टिगेशन करो। 213 में एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, उसके बाद एनसीएलटी जो क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। 216 में ओनरशिप के इन्वेस्टिगेशन होता है कि कंपनी का असली ओनर कौन है। 219 में कंपनीज जो रिलेटेड कंपनीज होती है उनके अफेयर्स को इन्वेस्टिगेशन करते हैं आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद। उसके बाद बच्चों पहले पॉइंट पे चलते हैं। पहला है आपका 210 जो कि बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में, यहाँ पे क्या लिखा है, में ऑर्डर इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट कर सकती है 3 ग्राउंड में। पहला है आपका अगर आरओसी ने, इंस्पेक्टर ने क्या किया है, रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट में उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। दूसरा, कंपनी के मेंबर्स ने अगर एसआर पास किया है तो उस केस में। थर्ड, पब्लिक इंटरेस्ट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि ये जो है उस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। उसके बाद अगर कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल ने कहा वेयर एन ऑर्डर इज पास्ड बाय द कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी इंस्पेक्टर को भी क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है कि आप इस कंपनी का क्या करो, इन्वेस्टिगेशन करो। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एसएफआईओ का फुल फॉर्म होता है सीडीएस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। इसको कौन स्टैब्लिश करता है? इसको स्टैब्लिश करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। Central government shall establish SFIO to investigate fraud relating to the companies
उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करता है SFIO का डायरेक्टर, और यहाँ पे लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो SFIO के किसी एम्प्लॉय या ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है या फिर किसी एक्सपर्ट को। उसके बाद है इन्वेस्टिगेशन बाय द SFIO। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किस ग्राउंड पे SFIO को बोल सकती है कि आप क्या करो, इस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करो। ये 3 पॉइंट सेम है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में था। पहला, ROC इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट दी है, सेक्शन 208 में SR पास किया है कंपनी ने, कंपनी के मेंबर्स ने पब्लिक इंटरेस्ट पे। और लास्ट पॉइंट इसमें न्यू है कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि आप क्या करो, इन्वेस्टिगेशन करो, तो इस ग्राउंड पे सेंट्रल गवर्नमेंट SFIO को बोल सकती है कि आप इन्वेस्टिगेशन करो। उसके बाद यहाँ पे कहा कि वेयर द केस इज असाइन टू द SFIO, जब कोई केस SFIO को दिया जाता है, नो अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू इनिशिएट और प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन। जब कोई केस SFIO के पास चला जाता है तो कोई और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो उस केस को जो है वो ना तो इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं। यहाँ पे लिखा है SFIO में क्या लिखा है, डायरेक्टर SFIO सेल कॉस्ट अफेयर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेटेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। उसके बाद यहाँ पे लिखा है अरेस्ट ऑफ ए गिल्टी पर्सन। SFIO के पास पावर होती है कि वो गिल्टी पर्सन को क्या अरेस्ट कर सके, लेकिन सभी नहीं कर सकते। 3 पर्सन SFIO का डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के पास पावर होती है कि वो गिल्टी पर्सन को अरेस्ट कर सके, लेकिन अरेस्ट करने से पहले उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर उनको कोर्ट में लेके जाना पड़ता है। कौन सा कोर्ट, स्पेशल कोर्ट या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटिशियन मैजिस्ट्रेट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट कर सकती है कि SFIO की आप सबमिट करो इंटरिम रिपोर्ट, मतलब टाइम पे रिपोर्ट बना के मुझको दो कि क्या स्टेटस है। उसके बाद ऑन कंप्लीटेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद उसके बाद SFIO सबमिट करता है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की कॉपी जो है वो कोई भी ऑब्टेन कर सकता है कोर्ट को एप्लीकेशन लगा के। उसके बाद SFIO डायरेक्ट करती है डायरेक्ट SFIO टू इनिशिएट प्रोसिक्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है SFIO को कि आप इस केस में आप क्या करो, प्रोसिक्यूशन लॉन्च करो। उसके बाद एक पॉइंट है बच्चों, ये कह रहा है कि SFIO ने अरेस्ट किया है तो सिंपल बेल नहीं मिल सकती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपील को अपोज करेगा, एक बार कोर्ट में सुनवाई होगी उसके बाद। उसके बाद ये जो हमारा पॉइंट है ना, कॉग्निजेबल, वो केस पे एप्लीकेबल नहीं होता। प्रोवाइडेड दैट ए पर्सन हु इज़ अंडर द एज ऑफ 16, जिसकी एज 16 हो या फिर वो वुमेन हो या फिर वो क्या हो, बीमार हो या फिर इनफर्म हो, मे बी रिलीज ऑन ए बेल। ये बेल पे रिलीज़ हो सकते हैं इफ़ द स्पेशल कोर्स हो डायरेक्टेड। उसके बाद है हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑन NCLT ऑर्डर। इन्वेस्टिगेशन किसके ऑर्डर पे होगा, NCLT के ऑर्डर पे, राइट। इस केस में 2 केस हैं कि कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल। एक कंपनी के मेंबर NCLT को ऑर्डर लगाना चाहते हो, अपील करना चाहते हो, एप्लीकेशन करना चाहते हैं और उसमें कंपनी क्या है, हैविंग शेयर कैपिटल है, तो मिनिमम 100 मेंबर होने चाहिए या फिर 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। क्या होना चाहिए, 100 मेंबर या फिर 1/10 ऑफ ए टोटल वोटिंग पावर, वो तभी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और कंपनी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल में क्या होगा, 1/5 ऑफ ए टोटल नंबर ऑफ द मेंबर। और क्या केस है, कोई और पर्सन भी एप्लीकेशन लगा सकता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। कौन सा ग्राउंड, कि कंपनी का जो बिज़नेस है ना वो फ्रॉडुलेंट मैनर में किया जा रहा है, या फिर कंपनी को जो पर्सन चला रहा है ना वो क्या कर रहा है, वो फ्रॉड कर रहा है या फिर गलत काम कर रहा है, या फिर मेंबर्स को, कंपनी के मेंबर्स को रीज़नेबल इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिल रहा। मेंबर्स हैव नॉट बिन गिवन ऑल द रीज़नेबल इन्फॉर्मेशन, तो इस ग्राउंड पे जो मेंबर्स हैं वो अपील लगा सकते हैं NCLT को। उसके बाद NCLT, बात को समझना, NCLT कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले जो भी गिल्टी पर्सन होगा ना उसको पहले क्या देता है, रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ ए बीइंग हियर। उसके बाद अफेयर्स ऑफ द कंपनी ought टू बी इन्वेस्टिगेट बाय द इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पर्सन को एज एन इंस्पेक्टर अपॉइंट करता है वो इंस्पेक्टर इसको क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है। उसके बाद अगर फ्रॉडुलेंट पाया गया तो गिल्टी पर्सन जो है वो पनिशेबल वो रहेगा अंडर सेक्शन 447 में। उसके बाद यहाँ पे कुछ लिमिट दी गई है, सिक्योरिटी अमाउंट दिया गया है कि अगर मेंबर्स आपको NCLT में एप्लीकेशन लगानी है तो आपको पहले सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना पड़ता है कुछ।
तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर टर्नओवर जो है ना वो अप टू 50 करोड़ तक है तो कितना सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा, 10,000। अगर जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ज़्यादा है बट मोर देन इक्वल्स टू 200 करोड़ है तो 15,000 देना पड़ेगा। और अगर टर्नओवर जो है वो 200 करोड़ से ज़्यादा है तो सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा 25,000। उसके बाद ये पॉइंट कहता है कि सेक्शन 215 कि नो फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट और अदर एसोसिएशन से भी अपॉइंटेड एज एन इंस्पेक्टर। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट फर्म होगा या कोई भी एसोसिएट हो गया वो क्या बोलेंगे इंस्पेक्टर नहीं बन सकता। इंस्पेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल पर्सन ही बन सकता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन इनटू द ओनरशिप, कंपनी के ओनरशिप की इन्वेस्टिगेशन होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंटेड इंस्पेक्टर टू इन्वेस्टिगेट इनटू मेंबरशिप फॉर द डिटरमाइनिंग द ट्रू पर्सन। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकता है कि आप उस कंपनी में जाओ, इन्वेस्टिगेट करो कि उस कंपनी का असली मालिक कौन है, ट्रू पर्सन कौन है, जो कि फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है उस कंपनी के सक्सेस और फेलियर में। उस कंपनी का जो पॉलिसीज़ है उसको कौन कंट्रोल करता है और फाइनेंशियली बेनिफिशियली इंटरेस्टेड पर्सन कौन है, वो ऐसे बेनिफिशियली इंटरेस्टेड इन द शेयर्स। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सेल अपॉइंट इंस्पेक्टर टू इन्वेस्टिगेट द मेंबरशिप एवर सो डायरेक्टेड बाय द NCLT। अगर NCLT ने बोला तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंस्पेक्टर को अपॉइंट करके इन्वेस्टिगेट जो है वो कर सकता है। उसके बाद देखो बच्चों, इंस्पेक्टर आप ऑर्डर पास करके किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट को मंगवा सकते हो और बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो 180 दिन के लिए इंस्पेक्टर के पास रख सकते हैं। इंस्पेक्टर सर्च एंड सीजर। उसके बाद फर्दर 180 डेज़ का टाइम मिल सकता है। इंस्पेक्टर अगर आप चाहो तो किसी भी लोग को ओट पे एग्जामिन कर सकते हो। ओट पे कंपनी के ऑफिसर, एम्प्लॉय, एजेंट जो है वो एग्जामिन हो सकती है। अगर किसी टीचर पर्सन को करना है तो पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन जो इंस्पेक्टर है वो SOIO वाला इंस्पेक्टर है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे ये कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कंपनी जो है वो अपनी किसी भी एम्प्लॉय को ना तो वो निकाल सकती है, ना तो क्या कर सकती है, डिवोट कर सकती है, मतलब निचले पोजीशन पे ला सकती है। अगर कंपनी को ऐसा करना है तो कंपनी को NCLT से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उसके बाद NCLT जो है वो 30 डेज़ के अंदर रिप्लाई देता है। अगर NCLT जो है वो 30 डेज़ के अंदर रिप्लाई नहीं देता तो उसको डीम अप्रूवल मान लिया जाता है। उसके बाद कंपनी जो है वो एम्प्लॉय को निकाल सकती है। अगर NCLT ने 30 डेज़ के अंदर रिप्लाई दे दिया और जो कंसर्न पर्सन है या फिर कंपनी है वो उस ऑर्डर से खुश नहीं है तो उस केस में वो जो कंसर्न पर्सन है वो NCLT को क्या लगा सकता है, अपील लगा सकता है। उसके बाद डिसीजन ऑफ NCLT शैल बी द फाइनल। NCLT का जो डिसीजन होगा वो एकदम फाइनल होगा। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए रिलेटेड कंपनी। रिलेटेड कंपनी का इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई इंस्पेक्टर किसी कंपनी के रिलेटेड कंपनीज जो होती है चाहे सब्सिडरी, एसोसिएट, होल्डिंग, इनका क्या करना चाहता है, इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है तो उसको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। क्या लेना पड़ता है, प्रायर अप्रूवल। चाहे कंपनी के MD, मैनेजर या फिर एम्प्लॉयज़ का इन्वेस्टिगेशन करना है तो किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। इंस्पेक्टर जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आता है ना उसको सर्च एंड सीज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंस्पेक्टर के पास जो बुक्स एंड कॉपी रहेगी ना वो सर्च एंड सीजर करके बुक्स ऑफ अकाउंट अपने पास रख सकता है जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगा। उसके बाद NCLT के पास पावर होती है कि वो क्या करे, किसी भी कंपनी के एसेट्स को क्या कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकती है। उसके बाद NCLT के पास पावर होती है कि वो किसी भी कंपनी के सिक्योरिटीज़ को क्या कर सकती है, फ्रीज़ कर सकती है, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि आप 3 साल तक इस सिक्योरिटी को इशू नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसके बाद इंस्पेक्टर फाइनल रिपोर्ट देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्शन लेता है। सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंपनी का वाइंडिंग अप के लिए बोल सकता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऑपरेशन एस्मेंट्स मैनेजमेंट का भी जो केस है ना वो कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है अगर किसी कंपनी पे ऑलरेडी ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट का केस चल रहा है, मेंबर ने SR पास कर दिया और कंपनी जो है वो वाइंडिंग अप में चली गई है, तो इस दौरान हमें क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ गया तो क्या कंपनी ये बोल के हमें मना कर सकती कि इन्वेस्टिगेशन तो ऑलरेडी चल रही है, आंसर इज नो, इसके ये बोल के वो मना नहीं कर सकती है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही था।